नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी हमारा अतीत कक्षा 7 का पाठ नंबर 2 नए राजा और उनके राज्य, जिसके विषय में हमने जानकारियां ली। और आप लोगों ने देखा कि हमने इस के पहले भाग में गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहान, इन सब लोगों के साम्राज्य के बारे में जानकारी ली और साथ ही साथ इनके राजवंशों का उदय कैसे हुआ, इनका प्रशासन क्या था और प्रशस्तियाँ तथा अनुदान किस प्रकार से इस समय दिए जाते थे। नागभट्ट ने किस प्रकार की उपलब्धियां धारण की और 400 करों का भी यहाँ पर उल्लेख आप लोगों ने देखा। साथ ही साथ आप लोगों ने जो देखा कि भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, धन के लिए युद्ध क्यों होते थे और किस प्रकार ने मोहम्मद गजनवी ने भारत को लूटा और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1192 में किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया। आइए आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि चोल राज्य को एक नज़र नज़दीक से देखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन प्रत्येक दिन कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पाठों के आधार पर चर्चा की जाती है। जो चर्चाएं भी होती हैं, आप लोग इन चर्चाओं पर शामिल हो सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि चोल साम्राज्य की जो सीमा है ये लगभग इस तरीके से है। जो आज के दक्षिण भारत के अधिकांश इलाके हैं वो चोल साम्राज्य में हुआ करते थे उस समय। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बनवासी है और साथ ही साथ नोलाम वादी है और यहाँ पर देख पा रहे हैं गंगा वादी है। इस तरीके से उरेयूर है। इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर यादव और इसके नीचे चालुक्य, विक्रमादित्य छठा, कल्याणी के चालुक्य, इन सबों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखें कि क्या इसके विषय में यहाँ पर दिया है। चोल राज्य और उनके पड़ोसी राज्यों के विषय में उययूर तंजावुर तक। चोल राज्य के संस्थापक विजयालय थे और इनकी जो राजधानी थी उरेयूर थी। इसके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आई। कावेरी डेल्टा में मुट्टेरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुर के पल्लव राजाओं के माथत थे। चोल क्या थे? कांचीपुर के जो पल्लव थे उनके माथत थे। माथत कहने का मतलब सामंत। चोल पल्लवों के सामंत थे। उय्यार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारियों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ देवनी मंदिर का निर्माण किया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनाया। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर चोल शासक विजयालय ने बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को भी जीता। उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यायन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में और राजा बना और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राजराज प्रथम काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। चोलों के या उनके साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। जो राजराज प्रथम थे उन्होंने शासन के साम्राज्य का पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से चोल शासक ने जल सेना बनाई। राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां यहाँ पर देखेंगे। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगे कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं।
चोल राजाओं में राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर बनाए। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए। इस भूमि को उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर और इत्यादि लोग यहाँ पर रहा करते थे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर किस तरीके से बना है। आप यहाँ पर देखें कि यह मंदिर एक विशेष शिल्पकला के तहत, स्थापत्य कला के तहत बना है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसकी चौड़ाई घट रही है और यह अंत तक जाते जाते एक गुंबद के रूप में इसका छत पड़ा है। और मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पर अनेक चित्रकारियाँ उकेरी गई हैं। इन सब में आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं। इस प्रकार से स्थापत्य कला का यह एक बेहतरीन नमूना है। चोल साम्राज्य के समय चोल शासकों ने स्थापत्य कला में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम कह सकते हैं कि चोल शासकों का स्थापत्य कला में भी क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो पुरोहित होते थे, मालाकार होते थे, बावर्ची होते थे और संगीतकार होते थे, नर्तक इत्यादि पूरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनवाई गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि चोल शासनकाल में किस तरीके से यहाँ पर कांसे की मूर्ति बनाई गई है। आप लोग उस समय के मूर्ति कला को निश्चित तौर पर देख पा रहे होंगे। आइए आगे चर्चा को देखें कि कृषि और सिंचाई के विषय में चोलों के शासन में क्या व्यवस्था थी, इस पर चर्चा करेंगे। देखें कि चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिसमें किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही क्या थी, विकसित हो चुकी थी और 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। आप लोगों ने चोल शासनकाल में प्रतिमा देखी, कांसे की प्रतिमा, जिसको किस तरीके से अंकित किया गया है आप लोग पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार है। यह हौज से नदी की शाखाओं में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जा रहा है। आज के डैम के तरह है और इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारस्परिक क्या होते थे, रूप में लकड़ी या धातु बांधा है, जो आमतौर पर लकड़ी या धातु बांधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों के दर प्रवाह को क्या करते थे, संचालित करते थे। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम
में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासक साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य एवं प्रशासन के विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चोल साम्राज्य में उर किसे कहते थे, किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था। उर कहा जाता था सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गई थी। खेती क्या हो गई थी, सिंचित करके बहुत समृद्धि हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। जहां पर सिंचित खेती होती थी उस गांव को क्या कहा जाता था, नाडु कहा जाता था। आप लोग नोट कर सकते हैं उर किसे कहते हैं, नाडु किसे कहते हैं। ग्राम परिषद, नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। बेलाल उच्च जाति के धनी किसानों को धनी किसानों को क्या कहा जाता था चोल काल में, बेलाल कहा जाता था। धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवंदेन वेलन या नहीं 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान आईयार प्रधान जैसी उपाधियां दी हैं और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। उसके बाद हम कुछ प्रमुख चोलकालीन कर देखेंगे। उससे पहले हम इसको देखें कि हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। ब्रह्मदेव किसे कहते हैं, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सादा सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इसके निर्माण शिलालेखों, प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम किसे कहते थे, व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे। तमिलनाडु के चिगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इसके बाद हम आगे देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर चोलकालीन कर लिए जाते थे और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ भूमि का प्रकार किस प्रकार से था। यह सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा, बेलन वगाई किसे कहा जाता है। बेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था, बेलन बगाई कहा जाता था। ब्रह्मदेव जैसे हमने देखा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग किसे कहा जाता था, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे साला भोग कहा जाता था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चोल काल में देवदान किसे कहा जाता था या तिरुन मुट्टुकनी किसे कहा जाता था। मंदिर को उपहार दी गई भूमि को चोल काल में देवदान या तिरुन मट्टुकन्नी कहा जाता था। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान की दी गई भूमि को कहा जाता था। इसके बाद हम आगे चर्चा देखें कि अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भूराजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए
उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण है। पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण यहाँ पर लिया गया है कि अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों में अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ी के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने होते थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। ये चर्चा किससे संबंधित है? कक्षा 7 एनसीईआरटी से संबंधित है, जो पेरिया पूर्णम ग्रंथ से उद्धरण लिया गया है। निश्चित तौर पर गरीबों की दुर्दशा पर यहाँ पर क्या किया गया है? कटाक्ष किया गया है। गरीब जनता किस प्रकार वहाँ रहती थी, थोड़ा बहुत इससे आप समझ सकते हैं। मारुत पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिसकी शाखाओं पर नगाड़े लटकते थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों की दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गी ने पो फटने से पहले तगड़े पुलैया का बहुवचन को एक दिन काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी। धान कुटी लहरदार बालों वाली पुलैया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना काजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। किस प्रकार से चोल काल में गरीबों का जीवन था उसके विषय में यहाँ पर उद्धृत किया गया था पेरिया पूर्णम से। और आगे चर्चा को देखें कि तांग वंश के युग में चीन के विषय में यहाँ पर दिया गया है। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होती थी। देखें कि चीन में उस समय भी कितना अच्छा प्रशासन था कि नौकरी जो मिलती थी वह परीक्षा के माध्यम से मिलती थी। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था, बिल्कुल जिस प्रकार से आज होता है। अधिकारियों के चयन को यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था काफ़ी भिन्न थी। आप लोगों ने यह चर्चा देखी और इसके बाद आप लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा अगला वीडियो जैसे ही आएगा आप लोगों तक उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और बेल आइकन जो है उसे ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट कर हमें प्रोत्साहित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।